जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत शानदार होंगे। तो दोस्तों, आज है 2 मार्च और आज के दिन हम डिस्कस करेंगे 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से। तो आज फॉर अ चेंज दोस्तों थोड़ी कवरेज ज्यादा रहेगी इन्वायरमेंट रिलेटेड आर्टिकल्स को। क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, ये हमारे GS3 का कंपोनेंट बनता है। तो क्योंकि IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट का सेकंड पार्ट आया है, अभी रिलीज हुआ है, तो उसको लेके 2 एडिटोरियल्स, एक एक्सप्रेस में और एक दोनों ही इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटोरियल्स है हम डिस्कस करेंगे। और एक आर्टिकल हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से ओरिएंटेड है। ये हिंदू में आया है। अगेन इंडिया का जो डिलेमा है एज फार एज द क्राइसिस अनफोल्डिंग इन यूक्रेन इज कंसर्न, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी यूक्रेन को लेकर हमने बहुत कवरेज करी है। तो इस आर्टिकल में ना, ये जो GS2 का आर्टिकल है इंटरनेशनल रिलेशंस का, इसके एंड में मैंने क्वेश्चन नहीं दिया, बिकॉज इस मुद्दे को लेकर हमने ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे एडिटोरियल्स और हम ऑलरेडी पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सिर्फ क्वेश्चन इन्हीं 2 एडिटोरियल्स के लिए रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो पहला है हीट द वार्निंग। अब क्या कंटेक्स्ट है? IPCC की रिपोर्ट यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज 6th असेसमेंट रिपोर्ट का पहला पार्ट कब आया था? पिछले साल आया था, COP26 से पहले। अभी इसका सेकंड पार्ट आया है और इसका जो थर्ड पार्ट है वो अप्रैल में आएगा। ठीक है, अगर हम IPCC की रिपोर्ट्स की बात करें तो पहले तो ये समझ ले कि 6th रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट कब आई थी? 1990 में आई थी। दूसरी रिपोर्ट 95 में, फिर 2001 में, फिर 2007 और 5th रिपोर्ट थी 2015 में आई थी। अब देखिए, पिछली रिपोर्ट की भी अगर हम बात करें बहुत ब्रीफली, तो IPCC की रिपोर्ट ये कह रही थी दैट आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, तो बहुत गंभीर विषय बनने वाला है। IPCC की रिपोर्ट के हिसाब से कि चाहे जितने भी देश हैं वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के जो इंपैक्ट्स हैं वो बहुत डेविस्टेटिंग होंगे। इस रिपोर्ट में ये बात बहुत सीरियसली मेंशन करी गई है कि आने वाले 20 सालों में अगर अभी हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि हम अपना ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम तक भी कंटेन कर लेंगे, तभी भी बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। तो ये जो इंसिडेंट्स हैं, चाहे वो ड्रॉट्स हैं, चाहे वो लैंडस्लाइड्स हैं, चाहे वो फ्लड्स हैं, हीट वेव्स की बात करें, अनसीजनल रेनफॉल्स की बात करें, तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, अब कंसर्न्स रेज्ड इन दिस रिपोर्ट, तो स्कैर्सली एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब ऐसा दुनिया में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है, चाहे वो डेवलप्ड देश हो चाहे वो डेवलपिंग देश हो, जहां पे ग्लोबल वार्मिंग के चलते, क्लाइमेट चेंज के चलते वहां पे प्रकोप देखने को ना मिला हो। तो चाहे फ्लड्स हैं, चाहे ड्रॉट्स हैं, चाहे हीट वेव्स हैं। अभी पिछले साल की ही बात है, हमने देखा था कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के प्रोविंस में कितनी गर्मी पड़ी थी। ठीक है, कनाडा जहां पे गर्मी पड़ती ही नहीं है, वहां पे ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो कनाडा में 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पड़ी थी। इतना ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे हीट वेव का था। ठीक है, द रिपोर्ट वार्न्स कि इवन टेम्पररी इंक्रीज इन द 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग विल रिजल्ट इन एडिशनल सेवियर इंपैक्ट, जो कि इरिवर्सिबल होंगे। राइट, इसका जो डैमेज होगा बहुत ज्यादा डेविस्टेटिंग होगा। तो रिपोर्ट आगे जाके ये कहती है दैट वी हैव टू बिल्ड पीपल्स रेजिलियंस। देखिए, अब अडेप्टेशन की बात यहां पे करी जा रही है। देखिए, ये बात COP26 में भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस की थी। ठीक है, हम मिटिगेशन की तो बात करते हैं कि मिटिगेटिंग ग्रीन हाउस गैसेस, लेकिन अडेप्टेशन की भी बात बहुत जरूरी है यहां पे समझनी। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ठीक है, पीपल रेजिलियंस की बात करते हैं, क्योंकि ये तो रियलिटी है ना, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। तो अब हम इसको ये नहीं कह सकते, डोनाल्ड ट्रम्प कहते थे कि तो सब झूठ है, क्लाइमेट चेंज एग्जिस्ट नहीं करता, ग्लोबल वार्मिंग एग्जिस्ट नहीं करती, बट इट इज अ रियलिटी। तो वी हैव टू इंश्योर कि पीपल, खास करके जो वल्नरेबल पीपल हैं, खास करके जो डेवलपिंग देशों में जो लोग रहते हैं, उनको कितना प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उनको कितना रिजिलिएंट बनाया जा सकता है। अब IPCC रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि वो पॉलिसी मेकर्स को सजेशंस दे कि आप कौन सी पॉलिसीज इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि पीपल्स रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए या क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर करने के लिए। लेकिन यहां पे ये बात जरूर मेंशन है IPCC की रिपोर्ट में कि क्लाइमेट सेंसिटिव पॉलिसी मेकिंग बहुत जरूरी है, ना कि नेशनल लेवल पे बट म्युनिसिपल लेवल पे भी। अगर हम अर्बन गवर्नेंस की बात करें तो वो बहुत इंपेरेटिव है कि वहां पे भी हम क्लाइमेट सेंसिटिव पॉलिसी मेकिंग की दिशा के टुवर्ड्स चलें। अब वो पॉलिसी मेकिंग करनी ब्यूरोक्रेट्स नहीं है। अब यहां पे IPCC वो सजेशंस नहीं देगा, ये अब ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर है, सरकारों के ऊपर है कि कैसे कम्युनिटी लेड अप्रोच, ठीक है, हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करते हैं कि कैसे कम्युनिटी लेड अप्रोच के थ्रू हम इस तरह की पॉलिसीज बना सकते हैं। तो वार्निंग फॉर इंडिया की बात करें तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग विल अफेक्ट द कंट्रीज कोस्ट। देखिए, हमारी ज्योग्राफी कितनी वास्ट है, फ्रॉम हिमालयस इन द नॉर्थ टू द इंडियन ओशन इन द साउथ। तो हमारे चाहे कोस्ट हो, प्लेन्स हो, फॉरेस्ट हो, ठीक है, ग्राउंड वाटर की बात करें, माउंटेन सिस्टम्स की बात करें, सबको खतरा है, सब ये भी वल्नरेबल है। तो इसके चलते पॉलिसी मेकर्स को ज्यादा यहाँ पे अलर्ट होके, ज्यादा कॉशियस होके डिफरेंट पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, चाहे दैट इज रिलेटेड टू वेदर प्रेडिक्शन और वेदर दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और फिशरीज और अर्बन मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटीज। तो हम बार बार बात करते हैं कि हम पॉलिसी मेकिंग ऐसी रखें कि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो हमको बताना है कि एग्रीकल्चर बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स मीथेन इमिशंस। अगर हम पैडी कल्टीवेशन की बात करें तो आने वाले समय में क्यों ना
हम ऐसे क्रॉप्स की कल्टीवेशन को इंसेंटिवाइज करें जो ज्यादा वाटर इंटेंसिव नहीं होते हैं। बिकॉज अगर हम पानी की बात माने, अगर हम स्कैर्सिटी की बात करें, तो आईपीसीसी की रिपोर्ट कहती है दैट मोर देन 40% ऑफ द कंट्रीज आबादी, यानी कि इंडिया की बात हो रही है, विल बी लेफ्ट विद वेरी लिटिल वाटर बाय 2050। देखिए आबादी बढ़ेगी, वाटर कंजम्पशन बढ़ेगी, लेकिन वाटर की जो सप्लाई है वो क्या इतनी बढ़ने वाली है प्रोपोर्शनेट टू डिमांड, वो यहां पे क्वेश्चन है। और द कंट्रीज कोस्टल एरियाज इंक्लूडिंग सिटीज सच एज बॉम्बे, मुंबई विल बी अफेक्टेड बाय द सी लेवल राइजेस। ठीक है, तो फ्लडिंग बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होगी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन्स में। क्रॉप प्रोडक्शन सिस्टम्स की बात करें, दे विल बी डिस्टर्बेड बाय ड्रॉट। ठीक है, तो बारिशें भी बहुत पड़ेंगी कुछ एरियाज में, और कई कई जगहों पे बारिशें बिल्कुल नहीं पड़ेंगी। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का जो पैटर्न है वो और ज्यादा आगे देखने को मिलेगा। तो वे फॉरवर्ड, तो पॉलिसी मेकर्स को बहुत जरूरी है कि वो इस तरह के इनोवेटिव तरीके ढूंढें जिस तरीके से हम अपने फूड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। अभी देखिए हम फूड प्रोडक्शन की बात करते हैं तो व्हीट और राइस में तो हमारे जो लेवल्स हैं बहुत शानदार हैं, लेकिन अगर आने वाले समय में पानी ही नहीं होगा, अगर इस तरह के अनसीजनल इवेंट्स होते रहेंगे, तो हमारे एग्रीकल्चर को भी बहुत हार्म पहुंचेगा। और हमारे देश में बहुत लोग हैं जो हंग्री हैं, जो पुअर हैं, मैलनरिश्ड हैं, तो फूड सिक्योरिटी का ध्यान रखना भी बहुत बहुत इंपेरेटिव है। उसके बाद डेवलप देशों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अबाइड करना बहुत जरूरी है। देखिए डेवलप देशों को फाइनेंस तो करना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज को। देखिए ये जो मुद्दा है डेवलपिंग देशों और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में, कि डेवलप्ड देश बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम हर साल लाखों करोड़ रुपए देंगे डेवलपिंग देशों को, लेकिन अभी तक कोई पैसा तो आता नहीं है। और अगर पैसा आएगा भी तो अब ये भी समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ मिटिगेशन एफर्ट्स के लिए नहीं, बट अडेप्टेशन एफर्ट्स के लिए भी पैसे बहुत जरूरी हैं। वो तो डेवलप्ड देश ही दे पाएंगे। तो अगर जो पिछले साल ग्लासगो में यूके में जो COP26 हुआ था, तो वहां पे इंडिया ने प्रपोजल रखा था क्लाइमेट अडेप्टेशन फंड का, लेकिन डेवलप्ड देशों ने इंडिया के इस प्रपोजल को ब्लॉक किया। तो IPCC in this recently released report has made a call for equitable adaptation efforts across the world। जो तीसरा और फाइनल पार्ट ऑफ दिस 6th असेसमेंट रिपोर्ट है वो अप्रैल में आएगा। वहां पे ये मेंशन किया जाएगा कि पॉसिबिलिटीज ऑफ रिड्यूसिंग इमिशंस, उसके बारे में कुछ सजेशंस दिए जाएंगे। क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ द IPCC 6th असेसमेंट रिपोर्ट व्हिच रिलीज्ड इट्स सेकंड एडिशन रिसेंटली। इन्यूमरेट द कंसर्न्स एड्रेस्ड इन द रिपोर्ट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए क्या क्या चिंताएं की बात है जो इस रिपोर्ट में आई है उसके बारे लिखिए। तो ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है, इसको 250 शब्दों में आप कमेंट कर सकते हैं। अगला आर्टिकल ये भी इसी से रिलेटेड है, हीट इज ऑन। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इंडिया की वल्नरेबिलिटीज की बात करें, देखिए अभी हमने IPCC की रिपोर्ट की बात करी कि भाई अब यहाँ पे सीधी बात मेंशन है कि भाई अब जितनी मर्जी कोशिश कर लो, डेवलप्ड देश जितनी मर्जी कोशिश कर लें, अगर अभी ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को आप 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कंटेन भी कर लेंगे, तभी भी ये जो इंपैक्ट्स हैं, हीट वेव्स हैं, ड्रॉट्स हैं, फ्लड्स हैं, साइक्लोन्स हैं, ये आते रहेंगे और ये इरिवर्सिबल हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की ज्योग्राफी की बात करें, राइट, सो there are the three major climate change hotspots are the semi-arid and the arid regions, the Himalayan ecosystem and the coastal zones। तीनों ही बहुत vulnerable हैं। हिमालयन इकोसिस्टम की बात करें तो बहुत फ्रेजाइल है। इंडिया की कोस्ट लाइन की बात करें तो 7,500 किलोमीटर से ज्यादा इंडिया की कोस्ट लाइन है। और अगर इंडिया की कोस्ट लाइन की बात करें, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट दोनों मिला के बात करें, तो दिस इज होम टू roughly about 33 crore people living within 150 kilometers from the coast। उसके बाद अगर हम हिमालयन इकोसिस्टम की बात करें तो हिमालयन इकोसिस्टम भी बहुत फ्रेजाइल है। इट इज ऑल्सो वेरी सेंसिटिव टू क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे लगभग 5 करोड़ लोग रहते हैं। ठीक है, और हिमालयन इकोसिस्टम, हिमालयन रीजन कवर्स अराउंड अबाउट 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और अब देखिए जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आ रहा है, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे लोग गांव से शहरों में जा रहे हैं, शहरों में रहना शुरू कर रहे हैं, लोगों की एस्पिरेशंस हैं, अर्बनाइज हो रहे हैं, वो अच्छी बात भी है। तो रफली अगर हम बात करें तो 25% ऑफ द इंडियंस लिव इन अर्बन एरियाज, 75% अभी भी विलेजेस में रहते हैं। लेकिन ये जो 25% है, ये आने वाले 8 सालों में 40% भी हो जाएगा। तो अर्बन कवरेज और बढ़ने वाली है। तो सिटीज इन इंडिया आने वाले समय में दे विल एक्सपीरियंस मोर हीट स्ट्रेस। देखिए अब सिटीज में, अब देखिए शहरों में लोगों को अकोमोडेट करना भी बहुत मुश्किल काम है ना। देखिए अब आबादी बढ़ेगी, लोग शहरों में रहने आएंगे, लोगों के पास इनकम होगी, डिस्पोजेबल इनकम होगी, वो घर लेंगे। अब ऑब्वियसली से बहुत कंक्रीटाइजेशन होगा, सीमेंट से रोड्स बनाते हैं, मॉल्स बनाते हैं। ठीक है, अब इन सब चीजों से बहुत गर्मी भी होती है। ठीक है, सो अब दिस विल लीड टू अर्बन हीट आइलैंड्स, अर्बन फ्लड्स एंड अदर क्लाइमेट इंड्यूस हैजर्ड्स सच एज साइक्लोन्स। तो अर्बन प्लानिंग की यहाँ पे बात आ रही है कि अर्बन प्लानिंग कितना क्रिटिकल रोल प्ले करेगा यहाँ पे। अगर अननेसेसरली अगर लैंड इंक्रोचमेंट होता रहेगा, अगर थोड़े से पीस ऑफ लैंड में इतना सारा रियल एस्टेट होगा, इतने सारे होटल्स होंगे, तो डेफिनेटली फिर बारिश पड़ेगी तो फ्लड्स भी होंगे। ठीक है, बिकॉज लैंड की कैपेसिटी नहीं होगी बारिश को रिस्टोर करने की। तो इस करके बहुत जरूरी है कि हम अपनी अर्बन प्लानिंग को, अर्बन गवर्नेंस को भी बहुत ज्यादा इंपेटस दें। अब चैलेंजेस क्या रहेंगे अर्बनाइजेशन के? तो प्राइमरी ड्राइवर ऑफ इंक्रीज हीट एक्सपोजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड पॉपुलेशन ग्रोथ।
देखिए आबादी भी बढ़ रही है और गर्मी भी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। तो आने वाले समय में हमको सिटीज को ऐसा प्लान करना पड़ेगा कि वो इस सब चीज से रिजिलियंट हो सके। देखिए इस चीज को हम बदल तो नहीं सकते हैं, इलिमिनेट तो नहीं कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, क्लाइमेट चेंज को कहें कि बिल्कुल जी एक शहर है वो बिल्कुल क्लाइमेट प्रूफ है कि वहां पे कभी गर्मी नहीं पड़ेगी, वहां पे कभी बारिश नहीं आएगी, ऐसा तो ऑब्वियसली कहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि कैसे हम अपनी सिटीज को प्लान ऐसे करें। स्मार्ट सिटीज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वहां पे वाईफाई लगा दें, हॉटस्पॉट्स लगा दें वाईफाई के। सिर्फ स्मार्ट सिटीज का मतलब इज नॉट ओनली डिजिटाइजेशन। तो रेजिलियंस की बात यहां पे हो रही है, क्लाइमेट रेजिलियंस की बात हो रही है, ठीक है। नाउ अगर ज्यादा गर्मी बढ़ेगी ऑब्वियसली तो दैट इंपैक्ट्स प्रोडक्टिविटी एज वेल, लेबर प्रोडक्टिविटी एज वेल। सर्दी ज्यादा पड़े, गर्मी ज्यादा पड़े, हमारी जो बॉडी है वो एक्लिमेटाइज नहीं कर पाएगी टेम्परेचर से, दैट विल डेफिनेटली लीड टू लेस प्रोडक्टिविटी, डेफिनेटली दैट विल हैव इकोनॉमिक इंपैक्ट्स। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन जो हिमालयन रीजन में है वो बहुत क्रिटिकल है, दैट इज कॉजिंग अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द लैंड यूज लैंड कवर। अब इसके कारण हम जैसे उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, सिक्किम की बात करें, तो हैवी रेन्स के बाद लैंडस्लाइड्स होना बहुत फ्रीक्वेंट होता है, बहुत कॉमन होता है, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में रियल एस्टेट एक्सपेंशन किया जाता है लैंड्स के ऊपर, ठीक है। तो अब ये कुछ चीजें हैं जिसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले समय में। हिमालयाज की वल्नरेबिलिटी की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो तापमान है वो बढ़ चुका है हिमालयाज में, जिसके चलते जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। अब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा जो हमारे हिमालयन रिवर्स हैं वो पेरेनियल इन नेचर होते हैं, तो जो हमारे रिवर्स का जो रिसोर्स होता है वो क्या होता है, ग्लेशियर्स होता है। अब ग्लेशियर मेल्ट बढ़ रहा है, अब ग्लेशियर अगर मेल्ट सारा का सारा हो जाएगा आने वाले 100 सालों में तो डेफिनेटली दैट विल लीड टू अ राइज इन सी लेवल, ठीक है। उनका जो सोर्स है ग्लेशियर्स, जो रिवर्स का, अगर हम गंगा की बात करें, ब्रह्मपुत्र की बात करें, इंडस की बात करें, इनका सोर्स तो ग्लेशियर्स है, अगर वही मेल्ट कर जाएंगे तो बचेगा क्या फिर, ठीक है। अब ग्लेशियर मेल्ट के भी काफी कारण है। वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स द ग्लेशियर डिक्लाइन इज द डेपोजिशन ऑफ ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन का जो डेपोजिशन है उसके क्या कारण है, चाहे हम स्टबल बर्निंग की बात करें, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज की बात करें, इसके कारण काफी सारा ब्लैक कार्बन ग्लेशियर्स के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, जिसके करके ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम आर्कटिक सर्कल की बात करते हैं, अंटार्कटिक सर्कल की बात करते हैं कि वहां पे भी ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ कंसर्न अगर हम ग्लोबल इशूज की बात करें। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो जो हमारे हिमालयन ग्लेशियर्स हैं अगर वो मेल्ट कर जाएंगे तो फिर पानी का सोर्स क्या बचेगा फिर। और इसके चलते आने वाले समय में, अभी हमने बात करी कि पानी की बहुत स्कैर्सिटी होने वाली है इन द नेक्स्ट 30 ईयर्स, तो वाटर इनसिक्योरिटी इन द हिल टाउन्स इज बिकमिंग द ऑर्डर ऑफ द डे। नाउ दीज आर सम क्रिटिकल इश्यूज। हम देखिए, हम बात करते हैं कि हिमालयन रिवर्स में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि हाइड्रो पावर पोटेंशियल यहाँ पे हार्नेस किया जा सकता है, चाहे वो भूटान की बात करें, सिक्किम की बात करें, नेपाल की बात करें। बट आने वाले समय में क्या पानी बचेगा? और अगर हम ये जो बहुत अनप्लान्ड वे में हाइड्रो पावर पोटेंशियल को हार्नेस करने की भी बात करते हैं, इसकी भी इकोलॉजिकल इंपैक्ट्स है, तो वो अंडरस्टैंड करना भी बहुत जरूरी है। फ्लड्स की बात करें, sea level rise and increase in tropical cyclones, storm surge and rainfall variability will lead to a rise in the intensity of the rainfall। ठीक है, आज के टाइम में तो देखिए प्री मानसून साइक्लोन्स आ जाते हैं, दो प्री मानसून साइक्लोन्स आते हैं, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून के टाइम पे भी साइक्लोन्स आते हैं। तो साइक्लोन्स तो साल में 4-5 तो साइक्लोन्स ही आते रहते हैं, ठीक है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स पड़ती है एक बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के कारण, ठीक है। कहीं पे बहुत बारिश पड़ रही है, कहीं पे बारिश नहीं पड़ रही है, और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि बहुत कम समय में, यानी कि दोपहर को बारिश शुरू हुई और शाम तक पूरा का पूरा शहर पूरा पानी से भर जाता है। तो ये प्रिडिक्टेबल बिहेवियर नहीं है रेनफॉल का। तो ये आने वाले समय में ये बहुत कॉमन रहेगा कि सिटीज, चेन्नई, मुंबई, दे विल गेट मोर फ्लडेड। तो बहुत जरूरी है कि अर्बन गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना, बार बार यहाँ पे अर्बन गवर्नेंस की बात हो रही है, ठीक है। अर्बन गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नाउ प्लेसेस लाइक मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, गोवा, अंडमान की बात करें, दे आर वेरी वल्नरेबल एंड दे आर एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ बीइंग फ्लडेड। तो अब आगे अगर वे फॉरवर्ड की बात करें, देखिए दोस्तों, यहाँ पे अडाप्टेशन मेजर्स एज फार एज मैनेजिंग फ्लडिंग इज कंसर्न, तो यहाँ पे स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट की बात है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, सस्टेनेबल अर्बन ड्रेनेज सिस्टम्स की बात हो रही है। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा हिस्ट्री में, तो हमने ये भी पढ़ा कि जो हमारी एंशिएंट सिटीज थी कितनी वेल प्लान थी, कितने वेल ड्रेनेज सिस्टम्स, कितने वेल स्ट्रक्चर्ड ड्रेनेज सिस्टम्स थे वहाँ पे। तो कितना कुछ सीखने को है। अगर हम अपनी ट्रेडिशनल अडाप्टेशन सोल्यूशंस की बात करें, कितना कुछ हम सीख सकते हैं अपने इतिहास में से, ठीक है, खास करके हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, ठीक है। तो बेटर अडाप्टेशन पॉलिसीज अगर होंगी, ठीक है, मिटिगेशन की तो बातें हो रही हैं, लेकिन अब ये तो एक रियलिटी है ना, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, अब इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसके साथ रहना पड़ेगा, अडाप्ट करना पड़ेगा। तो जितनी बेहतर अडाप्टेशन पॉलिसीज होंगी उतना ही आगे आने वाले समय में फ्यूचर सस्टेनेबल होगा, सेफ होगा, ठीक है। अगर हम इंडियन सिटीज की बात करें ना, इंडियन सिटीज साइटेड इन दिस रिपोर्ट हैव शोन दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ अडाप्टेशन
वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ अडाप्टेशन अगर हम बात करें तो लोकल सोल्यूशन जो है, कम्युनिटी लेड पार्टिसिपेशन जो है, कम्युनिटी लेड सोल्यूशन जो है, वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पे सिटी लेवल पॉलिटिकल लीडरशिप का भी यहाँ पे बात की जा रही है कि दिस विल हैव अ वेरी क्रिटिकल रोल एज फार एज अडाप्टेशन एक्शन इज कंसर्न। तो क्वेश्चन क्या बनता है, adaptation in cities will depend mainly on the resilience of natural, social and physical infrastructure। इस बात को elaborate करिए 250 शब्दों में। चलिए तो दोस्तों आज का लास्ट एडिटोरियल अगेन यूक्रेन की स्टोरी से कंटिन्यू हो रही है, यूक्रेन वॉर, इंडिया एंड स्टैंड ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो हमने बहुत बार इस एडिटोरियल को बहुत छोटा सा एडिटोरियल इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए मैंने क्वेश्चन नहीं डाला बिकॉज इसको लेके ऑलरेडी हमने बहुत चर्चा करी है। इंडिया के स्टैंड की बात करें अगेंस्ट द ऑनगोइंग क्राइसिस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। अब इंडिया ने डेफिनेटली इंडिया ने कोई इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया। हमने कल परसों पिछले पूरे हफ्ते में इसको हमने कवर किया था कि इंडिया ने यूएनएससी पे नहीं कहा कि भी रशिया के एग्रेशन को मैं कंडेम करता हूं। इंडिया का स्टैंड अभी तक क्या था कि इंडिया यही कह रहा है कि भी इस क्राइसिस को जितनी जल्दी हो सके डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व किया जाए। ऑल्दो इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न बिकॉज एक इंडियन स्टूडेंट, एक मेडिकल स्टूडेंट की डेथ भी हो गई है इस क्राइसिस के चलते। अभी ये न्यूज में भी आज सुबह आया था। सो ही इज बेस्ड आउट ऑफ कर्नाटका, ही वाज स्टडीइंग इन यूक्रेन, अपनी मेडिकल की डिग्री परस्यू कर रहा था। अब यहाँ पे बहुत एक इंडिया के ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि बिकॉज हमारा बहुत सारा डायस्पोरा यूक्रेन में, बहुत सारे बच्चे हैं जो वहाँ पे पढ़ते हैं, मेडिकल डिग्रीज कर रहे हैं। लेकिन हमने फिर भी हमने बात करी जियोपॉलिटिकल वर्नेबिलिटी की, हमने ये बात करी कि इंडिया एट द मोमेंट एक रशिया के अगेंस्ट एक क्लियर कट स्टैंड नहीं ले सकता। ऑल्दो हमने बहुत बात करी है कि भाई इंडिया इज द लैंड ऑफ गांधी, बुद्धा, अशोका, वी आर पीस लविंग पीपल, हम नहीं चाहते लड़ाई हो। लेकिन उसके बावजूद भी अब भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि रशिया जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। हमको पता है कि पुतिन जो कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है बहुत पुराने हैं। तो अब इंडिया एक बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में है। हम जो बैलेंसिंग एक्ट की बात करते हैं कि एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रशिया है। अमेरिका के साथ अभी हम अमेरिका को भी नाराज नहीं कर सकते बिकॉज अमेरिका के साथ हम इन्वॉल्व हैं इंडो पैसिफिक में द फेमस क्वाड अलायंस की बात करें बिटवीन अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यहां पे ऑथर ये कह रहे हैं कि चलो क्वाड अलायंस का पर्पस तो है कि भी चाइना को कंटेन करना है, लेकिन अभी इस आर्टिकल में इन्होंने ये भी बात बोली है कि कैसे ये क्वाड अलायंस इंडिया को हेल्प करेगा। बिकॉज टेक्निकली जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं ज्यादातर वो इंडिया और चाइना के हैं। ऑस्ट्रेलिया के, जापान के, अमेरिका के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स तो नहीं है इतने चाइना के जितने इंडिया के हैं। सो हाउ विल दैट हेल्प इंडिया, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो हम सिर्फ अमेरिका के साथ भी नहीं बैंड वैगन कर सकते और रशिया के अगेंस्ट स्टैंड ले लें। ठीक है, नाउ ऑन दी अदर हैंड रशिया के साथ हम बात करें, रशिया के साथ एक टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप रह चुका है हमारा, बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है। ठीक है, इतनी तो इनफैक्ट व्लादिमीर पुतिन की एज नहीं होगी जितने पुराने इंडिया और रशिया के संबंध है। मैंने कल भी बताया था आपको कि राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, हमारी अगर फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात करें, तो चाहे सुभाष चंद्र बोस थे, चाहे भगत सिंह थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू थे, तो वर इंस्पायर्ड बाय द रशियन आइडियल्स, बाय द रशियन आइडियाज। नाउ रशिया अभी भी, हम माने या माने, बट रशिया अभी भी हमारा प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर है। बहुत सारे देश हमको देते होंगे, हमको मिलिट्री हार्डवेयर हमको एक्सपोर्ट करते होंगे, चाहे अमेरिका है चाहे इजराइल है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते हैं। लेकिन रशिया डज नॉट शाई अवे, रशिया कभी भी हेसिटेट नहीं करता टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए। तो हमारे स्पेस प्रोग्राम्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, डिफेंस प्रोग्राम्स काफी हद तक रशियन ओरिजिन के हैं, रशियन सपोर्ट के साथ बने हैं। वन वी कैनॉट फॉरगेट, जो रशिया ने सपोर्ट दिखाई थी, खास करके जो 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी, बांग्लादेश को लिबरेट किया था, तो उसमें कितना ऐतिहासिक रोल रशिया ने प्ले किया था हमारे साथ। उस टाइम पे अमेरिका, चाइना सब इंडिया के अगेंस्ट थे और अमेरिका और चाइना टैक्टिकली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस रिलेशनशिप विद रशिया। नॉन अलाइनमेंट की बात करें तो नॉन अलाइनमेंट का आइडिया नेहरू जी ने दिया था। नेहरू जी ने कहा था कि देखो, ना तो हम किसी ब्लॉक में नहीं आने वाले, ना हम कोई यूएस लेड ब्लॉक में आएंगे, ना हम सोवियत लेड ब्लॉक में आएंगे। लेकिन ये हमको भी पता है कि नेहरू जी काफी इंस्पायर्ड थे, काफी टेकन अबैक थे बाय द सोवियत यूनियन, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, उनके इंडस्ट्रियल लेड ग्रोथ की बात करें, ठीक है, स्टेट लेड ग्रोथ की बात करें, तो नेहरू जी वाज अ बिग फैन ऑफ द सोवियत यूनियन। नाउ बट नेवरदलेस हमने एक बहुत क्लियर कट स्टैंड बना के रखा था कि हम किसी भी क्षेत्र में अगर कोई लड़ाई होती है, ये कोल्ड वॉर का जो कैंप चल रहा था, अगर हम 1991 से पहले की बात करें, तो हमारी जो पॉलिसी थी वो नॉन अलाइन थी। नाउ अब सरकार आज के टाइम पे नेहरू जी को जो मर्जी बोले, नेहरू जी की पॉलिसीज को जो मर्जी बोले, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी तो हम नॉन अलाइनमेंट दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी भी जो कंटिन्यूएशन है हमारी फॉरेन पॉलिसी में, वहां पे भी एक न्यूमन टच देखने को मिल रहा है ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, देखिए ये तो पता है कि रशियन इन्वेजन गलत है, यहां पे लोग मर रहे हैं, स्टूडेंट्स मर रहे हैं, इनोसेंट लोगों की जान जा रही है, वो तुमको पता है कि पुतिन जो करें गलत है। लेकिन यहां पे बात प्रिंसिपल की नहीं, यहां पे बात अपने नेशनल इंटरेस्ट की आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात को आप नोट जरूर करना। द ओनली लास्टिंग प्रिंसिपल जो फॉरेन पॉलिसी में होता है इज द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नॉट द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू। तो यहां पे प्रैक्टिकलिटी की बात आ रही है, प्रैग्मेटिज्म की बात आ रही है। जो नेशनल इंटरेस्ट है आज के टाइम पे, हमारा नेशनल इंटरेस्ट है कि हम रशिया के साथ, हम रशिया को सपोर्ट करें, इन द सेंस कि चलो रशिया को हम कंडेम ना करें, एट द सेम टाइम हम ये जरूर बोले कि डिप्लोमेटिकली क्राइसिस को रिजॉल्व किया जाए। बट आज के टाइम पे हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है कि कोई हम हार्ड स्टैंड नहीं ले सकते अगेंस्ट रशिया।
ठीक है, यही काम हमने 1956 में किया था। नेहरू जी ने जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया था हंगरी के ऊपर, तभी भी नेहरू जी ने कंडेम नहीं किया था रशिया के एक्शंस को, सोवियत यूनियन के एक्शंस को। ऑन दी अदर हैंड, उसी टाइम पे जब स्विस कनाल को नेशनलाइज किया गया था, तो जब ब्रिटेन और फ्रांस की फोर्सेज ने इजराइल के साथ मिलकर इजिप्ट के ऊपर इन्वेड किया था, स्विस कनाल के ऊपर इन्वेड किया था, तब हमने उस एक्शन को कंडेम किया था, लेकिन हमने सोवियत के एक्शन को कंडेम नहीं किया। तो यहां पे बात फिर यही आ जाती है कि हमको रशिया के साथ अभी मतलब है, हम बहुत सारा डिफेंस का सामान उनसे इंपोर्ट करते हैं, और रशिया कभी हेसिटेट भी नहीं करता टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए, चाहे स्पेस प्रोग्राम्स है, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, डिफेंस प्रोग्राम्स हैं। सो हमारा नेशनल इंटरेस्ट आज के टाइम पे अबाइड करता है हमको कि हम रशिया के अगेंस्ट ज्यादा एक हार्ड स्टैंड ना लें। तो इस करके हमने एक बहुत बैलेंस्ड, वेल बैलेंस्ड हमने स्टैंड लिया एट यूएनएससी कि भाई हम डिप्लोमेटिक, ये जो क्राइसिस हो रहा है इसका डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन हो। एट द सेम टाइम हमने रशियन अग्रेशन वर्ड नहीं यूज किया, हमने कंडेमनेशन नहीं किया रशिया का। चलिए, सो दोस्तों ये थे आज के 3 एडिटोरियल्स। दोस्तों तो 2 एडिटोरियल्स के क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है, तो उन क्वेश्चंस का आंसर्स आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी दोस्तों मिलेंगे कल और चर्चा के साथ और एनालिसिस के साथ, तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।